काले मेघा पानी दे के दूसरे अंश में हम आगे की कहानी समझेंगे। बेटा ये संस्मरण है, लेकिन मैं एक कहानी के तौर पर आपको समझा रही हूँ, जिससे क्योंकि कहानियाँ हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं, उसमें किसी भी तरह की भूल होनी या फिर भूलने की गुंजाइश नहीं रह जाती। इसलिए संस्मरण को मैं आपको कहानी के तौर पर बता रही हूँ। जैसा कि हमने पिछले भाग में पढ़ा था, आषाढ़ का समय है, बारिश हुई नहीं है और लोग विज्ञान जब असफल होता है तब भारतीय समाज जो उत्सव धर्मी समाज है कोई ना कोई विकल्प निकाल ही लेता है। और जब सारे विकल्प खत्म हो गए तब इंद्रसेना निकलती है। इंद्रसेना जो 8 से लेकर 18 साल तक के बच्चों का एक झुंड है, जो एक जांघिया सी डालकर लोगों के पास जाकर पानी मांगते हैं। अब लेखक धर्मवीर भारती भी इसी उम्र के हैं और संयोगवश वह भी वहीं पर आए हुए हैं अपनी जीजी के पास। अब ये जीजी कौन है? जीजी वैसे तो रिश्ते में इनकी कोई लगती नहीं, कोई खास नहीं लगती, लेकिन जीजी का अपार स्नेह लेखक से है। वह अपने बेटे बहू सबको छोड़कर इन्हीं पर अपनी जान देती रहती हैं। वैसे तो लेखक की माँ से भी उम्र में देखा जाए तो उनकी माँ से भी अधिक उम्र की हैं, लेकिन प्रेमवश वह बहन और भाई का रिश्ता है दोनों के बीच। अब उन्हें हर तरह के लेखक को तीज त्योहार, रीति रिवाज, पूजा अनुष्ठान, इन सभी में वह शुमार करती रहती हैं। मतलब उन सभी चीज़ों में उन्हें बुलाती हैं। चाहे दिवाली हो, दिवाली अगर है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनवाती थीं। जन्माष्टमी हो तो 8 रोज़ तक झांकी तैयार करवाती और पंजीरी बांटने के काम में लगा देती। हर छठ हो तो छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में वो भूजा भरवाती। किसी में भुजा चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी ये सब लेखक के हाथों से करवाती। क्यों करवाती? ताकि इस सब का पुण्य उन्हीं को मिले। और जब मेढक मंडली जीजी के द्वार पर भी आती है तो अब वो चाहती हैं, जैसे हर चीज़ का पुण्य फल अब वो अपने भाई को दिलवाना चाहती हैं, वैसे ही यहाँ मेढक मंडली पर भी पानी डालने का जो पुण्य है वो उनके हाथों से ही पूरा करवाना, कार्य उनके हाथों से पूरा करवाना चाहती हैं, ताकि इसका पुण्य भी उन्हें ही मिले। लेकिन लेखक इस चीज़ से सीधे इनकार करते हैं। वो कहते हैं जीजी मैं पानी नहीं डालूंगा, क्योंकि ये पानी की सरासर बर्बादी है। जब इतना कम पानी है जिसे संजो कर रखा जा रहा है, वो उठाकर आप इन कीचड़ में लटपट लड़कों के ऊपर डाल दें तो यह सरासर गलत है। मैं इस तरह के अंधविश्वासों को नहीं मानता। अब जीजी बेचारी बूढ़ी, वे उन्हें समझाती हैं कि देखो भैया, रूठो मत, नाराज़ मत हो, ये अंधविश्वास नहीं है। अगर हम पानी इन्हें देंगे तो इंद्र भगवान हमसे प्रसन्न होंगे और फिर बारिश होंगी। वह कहते हैं जिस प्रकार अर्घ चढ़ाया जाता है, अर्घ मतलब जैसे हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो वो अर्घ चढ़ाना कहा जाता है, इसे जल चढ़ाना। तो जहाँ जैसे हम उन्हें अर्घ चढ़ाते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम इंद्रसेना पर अर्घ चढ़ाते हैं। और वैसे भी जो चीज़ मनुष्य को पाना है, उसे जब तक वह देगा नहीं तो पाएगा कैसे? लेखक का जो मन है, जिसकी वैज्ञानिक सोच है, इन सब चीज़ों को मानने से सरासर इनकार करती है। कहती दीदी मैं नहीं जाऊँगा, जीजी आप चाहे नाराज़ हो या कुछ हो। फिर क्या होता है, फिर जीजी एक तर्क और देती हैं। वे कहती हैं देखो भैया, त्याग जो होता है वह अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से कुछ हज़ार रुपए या 200-400 रुपये निकाल कर आप किसी को दे देते तो त्याग नहीं होता। त्याग वह होता है जो चीज़ आपको भी, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और अपनी ज़रूरत को पीछे रखकर या उसको छोड़कर आप दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दें, तो वही त्याग कहलाता है। जो तुम कह रहे हो अब पानी कम रह गया है और उस पानी को आप बर्बाद मत करो, तो हम बर्बाद नहीं कर रहे, ये हम एक तरह की ईश्वर को लौटा रहे हैं और ईश्वर हमें उसका 100 गुना वापस करेगा। इसलिए ये सब चीज़ों पे तर्क मत करो और ये जो जल है, ये जो बाल्टी भर के पानी मैंने रखा है, ये ले जाओ और इंद्रसेना पर डाल दो। लेखक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि ये सब ढकोसला है और बेमतलब में आप ऋषि मुनियों को बदनाम मत करिए जीजी, ये सब बातें कहकर।
जिस चीज़ की कमी होती है उसे बचा कर रखना चाहिए, अनावश्यक फेंकना नहीं चाहिए, अनावश्यक बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर जीजी एक और तर्क कह देती हैं और कहती हैं कि देखो तुम तो पढ़े लिखे हो और मैंने तो गांव के मदरसे तक कभी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान को 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियां बनाकर फेंकना होगा और यही इसी तरह वह बुआई करेगा। यह पानी गली में बोएंगे तभी तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी को देते हैं और काले मेघा से पानी मांगते हैं। ये सब ऋषि मुनि कह गए हैं, पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है और जिससे सबका आचरण बनता है। जैसे वो कहती हैं कि जैसी राजा होगी वैसी ही प्रजा होगी। ये सब ठीक है कि यथा राजा तथा प्रजा, लेकिन लेखक को ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि वह ठहरे आर्य समाजी मत वाले। आर्य समाज में किसी भी तरह के आडंबर, किसी भी तरह के दिखावे, अंधविश्वास का सिरे से खंडन किया जाता है। वे कहते हैं कि आर्य समाज में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मानी जाती और मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा जो सही ना हो। अब चीज़ें उठती हैं और बड़े भरे मन से और लड़खड़ा, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं वो बहुत, और वो भरी हुई बाल्टी लड़खड़ावे कदमों से उठाकर चलने लगती हैं। अब लेखक का मन ये देखकर नहीं मान पाता, उन्हें लगता है कि जीजी इतनी बुज़ुर्ग हैं। अब आप देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक सोच पर आस्था और विश्वास किस प्रकार हावी हो रहे हैं। लेखक की वैज्ञानिक सोच है, लेकिन जीजी की जो आस्था विश्वास है वह लेखक पर इसलिए हावी होता है क्योंकि जीजी लेखक से बहुत अधिक प्रेम करती हैं। वह निस्वार्थ प्रेम है और उस निस्वार्थ प्रेम के आगे लेखक क्या कह सकते विज्ञान सम्मत सोच पैर टिका देती है और वह उस बाल्टी को लेकर उन पर डालने चल पड़ता है। लेकिन लेखक के मन में बहुत से सवाल उठते हैं। वह कहता है कि आज 50 से ज़्यादा बरस होने आए, वह ये एक संस्मरण है, मैंने आपको जैसे बताया था, वह ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। वो कहते हैं कि आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, वर्ष होने को आए, पर ज्यों की त्यों स्थिति है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बात कचोटती है। आज दीदी जीजी नहीं है लेकिन उनकी यह बातें याद आ रही हैं। वे कहते हैं आज हमारे देश आज़ाद हो चुका है, मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं। हम अधिकारों की बात करते हैं लेकिन हमारे कर्तव्य क्या हैं, हम इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। अपने कर्तव्य को करने की बजाय सिर्फ अधिकारों की बात हर व्यक्ति करता है। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके और उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हैं हम कहीं उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं? कहीं हम भी तो वही सब चीज़ें नहीं कर रहे? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? यहाँ धर्मवीर भारती बहुत ही संजीदा प्रश्न छोड़ते हैं। गगरी फूटी की फूटी और बैल प्यासे के प्यासे। आप देखिए, अगर फूटी गागर होगी तो उसमें पानी नहीं भर पाएगा, वह तुरंत ही रिस जाएगा। यह स्थिति समाज की है, देश की है। सरकार बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं लागू करती है गरीबों के लिए, बेरोज़गारों के लिए, विधवाओं के लिए और मज़दूरों के लिए, लेकिन उनकी वो योजनाएं ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाती। लोगों की स्थिति अगर कहा जाए हस्ब मामूल है, जैसी कि वैसी रह जाती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ पाता। कारण बिचौलिए जो केंद्र सरकार से लेकर उस मज़दूर, उस व्यक्ति के बीच में जितने लोग हैं वो सारे उसी गागर के छेद के समान हैं जो सब चीज़ें अपने तक सीमित कर लेते हैं और वहाँ तक नहीं पहुँचने देते। वह आर्थिक स्थिति को सुधरने नहीं देते, देश को सुधरने नहीं देते। वही वो कहते हैं कि कब ये स्थिति सुधरेगी।
बैल प्यासे के प्यासे रहते हैं। और अगर हम देखें प्राकृतिक स्तर पर भी, तो कितनी बरसात के मौसम में कितनी वर्षा होती है, इतना सारा जल, जिससे हमारे पृथ्वी पूरी तरह से जो उसकी जल की समस्या है वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी वो जो पानी बरस रहा है आसमान से, वह नालों में कीचड़ बनता रहता है और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। और जब गर्मियाँ आती हैं, उसी कमी से, उसी परेशानी से लोग फिर जूझना शुरू कर देते हैं। ये पाठ बहुत एक वैचारिक लेख मैं कहूँगी, इसे बहुत ही सुंदर लेख है, जो सोचने को मजबूर करता है कि किस तरह स्थिति के बदलाव के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा जागरूक होना। ठीक है बच्चे, अब आपने उम्मीद है कि पूरा पाठ अच्छे समझ आ गया होगा। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।